नमस्कार दोस्तों, लोअर पीसीएस और आरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट के इस 20वें वीडियो में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस मार्क टेस्ट में हम कुल 25 प्रश्नों को देखते हैं जो कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुल 3 कथन दिए गए हैं। ऋग वैदिक काल में सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। पुरुषों के अधीन होने के कारण स्त्रियों को सभा में भाग लेने की अनुमति नहीं प्राप्त थी। सभा को सैन्य संबंधी उत्तरदायित्व सौंपा गया था। अब पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें केवल और केवल एक ही कथन सत्य है कि ऋग वैदिक काल में सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। तो आइए व्याख्या के तरफ बढ़े। तो ऋग्वेद में सभा, विदत और गण जैसी संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। तो सभा जो थी ये श्रेष्ठ जनों की संस्था थी और न्यायिक अधिकार भी इसे प्राप्त था। समिति जो थी ये जन साधारण की महत्वपूर्ण संस्था थी। और ये जो विदत है ये संभवतः आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। स्त्रियां सभा, समिति और विदत इन तीनों में भाग ले सकती थी। अर्थवेद में सभा के अध्यक्ष को नरिष्ठा एवं समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। ऋग्वेद में सभा की 8 बार, समिति की 9 बार और विदत की 122 बार चर्चा की गई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो अर्थवेद में ये कहा गया है। दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। बौद्ध संगति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष रहे महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष रहे सर्वकामी, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष रहे मोगलीपुत्र तीस और चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष रहे मखली गोसाल। तो यही सही सुमेलित नहीं है, यही युग्म गलत है। आइए व्याख्या देखें। तो बौद्ध संगति का विवरण यहाँ पर एक क्रम से दिया गया है। तो सबसे पहले प्रथम से हम शुरू करेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुई। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में सर्वकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में आयोजित हुई। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई। और चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम आ गए तीसरे प्रश्न पे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुल 3 कथन दिए गए हैं। गुप्त काल में कला मुख्यतः धर्म से प्रभावित थी। दशावतार मंदिर इस काल के मंदिरों में सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। अजंता की गुफाओं में उच्च वर्ग की संपन्नता को दर्शाया गया है। अब पूछा जा रहा है कि इन तीनों कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो 1, 2, 3 यानी डी हमारा उत्तर है। सभी के सभी कथन इसमें सत्य हैं। आइए व्याख्या देखें। तो गुप्त काल में मूर्ति कला एवं चित्रकला के अतिरिक्त विभिन्न कलाओं का उत्थान हुआ और इस काल में कला मुख्यतः धर्म से प्रभावित थी। स्थापत्य क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण था और विभिन्न देवताओं के भव्य मंदिर इस काल में बनाए गए। दशावतार मंदिर इस काल के मंदिर स्थापत्य की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। उत्तर भारत के मंदिरों में शिखर निर्माण का पहला प्रमाण भी इसी मंदिर में मिलता है। गुप्त काल में मूर्ति कला में भी प्रगति हुई जो धर्म से प्रभावित थी। तो अधिकांश मूर्तियां जो बनाई गई वो देवी देवताओं, बुद्ध और तीर्थंकरों की बनी। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता और बाघ की गुफाओं में मिलते हैं। अजंता की गुफाओं में जहां उच्च वर्ग की संपन्नता को दर्शाया गया है वहीं बाघ के चित्रों में लौकिक जीवन को प्रदर्शित किया गया है। अब हम आ गए चौथे प्रश्न पे। निम्नलिखित स्थानों पर हमें विचार करना है।
पटना, इलाहाबाद, लुम्बिनी, दिल्ली। उपरोक्त में से किस स्थान पर अशोककालीन उत्कीर्ण स्तंभ पाए गए हैं, ये पूछा जा रहा है। तो सी इसका उत्तर है 2, 3 और 4, यानी इलाहाबाद, लुम्बिनी और दिल्ली। तो सी इसका उत्तर है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ मौर्यकालीन कला का बेहतरीन नमूना प्रस्तुत करते हैं। अशोककालीन उत्कीर्ण स्तंभ लेख दिल्ली, इलाहाबाद, लुम्बिनी, सांची और सारनाथ जैसे स्थानों पर पाए गए हैं। अशोक के अभिलेख उसके शासकीय कार्यों के सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं, तो उसी से हमें पता चलता है। इनसे उसके विषय में अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब हम आ गए 5वें प्रश्न पे। तो अब ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रश्न आ गया। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुल 4 कथन दिए गए हैं। पहला, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किया जाता था और दीवान कार्यालय द्वारा इनका वेतन दिया जाता था। तो इसमें से 2 सही हैं। जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे और मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे और इस प्रकार से डी हमारा उत्तर है 5 का। आइए व्याख्या देखें। तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ अकबर ने किया था और ये मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। तो 3 श्रेणियां मनसबदारों की थी। प्रथम श्रेणी की बात करें तो मनसबदारों में जात और सवार पदों की संख्या बराबर होती थी। द्वितीय श्रेणी की बात करें तो मनसबदारों में सवार, मनसब, जात मनसब का आधा होता था। तीसरे श्रेणी की बात करें तो मनसबदारों में सवार मनसब, जात मनसब के आधे से भी कम होता था। और सबसे महत्वपूर्ण, ये मनसबदारी की व्यवस्था अनुवांशिक नहीं थी, यानी पिता के बाद पुत्र और फिर उसका पुत्र, इस प्रकार से ये नहीं था। छठे प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कुल मिला के 3 युग्म सही सुमेलित हैं, एक नहीं है। तो सर कैंपबेल कानपुर सही है एक तरफ। तो विद्रोह के स्थल और उस विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया, ये है इसमें जनरल नील इलाहाबाद, विंसेंट आयर जगदीशपुर और ह्यूरोज लखनऊ। तो ह्यूरोज लखनऊ नहीं था, यही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें तो सब केंद्र, विद्रोह की तिथि, क्रांतिकारी और उन्मूलन, ये सब यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? पीसी जोशी ने, इंदुलाल याज्ञिक ने, स्वामी सहजानंद ने और एनजी रंगा ने। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है स्वामी सहजानंद। आइए व्याख्या देखें। तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव एनजी रंगा थे। इसी अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और 1938 में फैजपुर महाराष्ट्र में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। अब 8वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। सिक्किम राज्य की सीमा भारत के किन किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? बड़े सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, केवल पश्चिम बंगाल। तो निश्चित रूप से केवल पश्चिम बंगाल ही इसका उत्तर है। तो 8 का हमारा जो उत्तर है वो डी है। अभी तक अगर आप ध्यान से इस मार्क टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये बताइए कि कितने प्रश्न डी वाले सही थे इस ऑप्शन में, मतलब ये 8 प्रश्न जो हमने देखे। तो आइए व्याख्या देखें। भारत के सिक्किम राज्य की सीमा केवल पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा से स्पर्श करती है। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। इस राज्य की सीमा पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, दक्षिण पूर्व में भूटान और दक्षिण में भारत के एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल से लगती है। अब आ गए 9वें प्रश्न पे हम। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं?
अमेजन, इंडोनेशिया, मलेशिया, कांगो, और इसका उत्तर है मलेशिया। थोड़ा आइए सेमांग लोगों के बारे में जाना जाए। तो सेमांग लोग मलेशिया के मलय प्रायद्वीप के निग्रिटो और आस्ट्रिक जनजाति समूह है जो मलेशिया के घने एवं उष्णकटिबंधीय वनों पेराक, केदाह, पहंग में पाए जाते हैं। शिकारी जनजातियों को स्काई नाम से भी जाना जाता है और यह एक शिकारी जनजाति है। इस जनजाति के लोग पेड़ों पर झोपड़ियां बना करके रहते हैं। 10वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लंदन, पेरिस, वियना, फ्रांस। तो इसका उत्तर है पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ढांचे में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1973-74 में तेल संकट के कारण हुई थी। 11वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तो अयस्क है और दूसरी तरफ धातु है। तो इसमें से लेनरकाइट, सोडियम, ये सही सुमेलित नहीं है। तो 11th का हमारा उत्तर है बी। आइए देखें तो लेड के अयस्क हैं गैलेना, सेरुनाइट, एंग्लेसाइट, लेनरकाइट। मरकरी का अयस्क है सिनेबार, मैंगनीज का अयस्क है पायरोल्यूसाइट। अब आ गए हम 12वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? बर्फ, आइसक्रीम, वायु, शहद। तो निश्चित रूप से बर्फ इसका उत्तर है। आइए व्याख्या देखें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिश्रित करने पर मिश्रण प्राप्त होता है। अतः दिए गए विकल्पों में बर्फ एक मिश्रण नहीं है क्योंकि इसमें केवल जल उपस्थित होता है जो एक यौगिक है, जबकि आइसक्रीम, वायु और शहद मिश्रण है। अब आ गए हम 13वें प्रश्न पे। आंसू गैस में प्रयोग की जाने वाली गैस है अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप जानते होंगे, इसका उत्तर अमोनिया है। तो आइए व्याख्या देखें तो अश्रु गैस अथवा आंसू गैस, जिसे टीयर गैस कहते हैं, एक हथियार के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है। जब अश्रु गैस आंखों के संपर्क में आती है तो कार्निया के स्नायु उत्तेजित हो जाते हैं जिससे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, दर्द होता है, अंधापन भी हो सकता है। अश्रु गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग जो है अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए होता है। अब 14वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। सू नहर जोड़ती है ह्यूरोन व ओंटेरियो को, बंगाल व त्रिपुरा को, सुप्रियर और मिशिगन को, और सुप्रियन और ह्यूरोन को। तो 14वें का हमारा उत्तर है डी, सुप्रियर और ह्यूरोन को। आइए व्याख्या देखें तो सू नहर उत्तरी अमेरिका में सुप्रियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है और ये दोनों झीलें विश्व प्रसिद्ध महान झीलों के भाग हैं। इन झीलों के मध्य सेंट मेरी जलप्रपात स्थित है। अब आ गए हम 15वें प्रश्न पे। काफी ज्यादा विकल्प इसमें दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कुल 4 कथन है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ऊंट तथा लामा के आरबीसी में केंद्रक होते हैं, जो कि एक अपवाद है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या लगभग 4 लाख से 5 लाख प्रति घन मिमी तक होता है और आरबीसी का जीवन काल लगभग 220 दिन होता है। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन से कथन असत्य हैं। ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को, असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो डी इसका उत्तर है। 3 और 4 ये असत्य कथन हैं। आइए व्याख्या देखें तो स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि ऊंट और लामा इसके अपवाद है। मछली, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षियों के आरबीसी में केंद्रक होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या 40 से 50 लाख प्रति घन मिमी तक होती है तथा इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अब आ गए हम 16वें प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है।
यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमंत्री संसद के केवल लोकसभा का ही सदस्य हो सकता है, तो ये तो सही है और ये गलत है। प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा किसी से भी हो सकता है। तो पूछा जा रहा है कौन कौन से सही है, तो इसमें से केवल एक ही सही है, तो ए हमारा उत्तर है। आइए व्याख्या की तरफ बढ़ें। तो यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और 1 महीने का समय देता है कि आप अपना विश्वास मत प्रकट करिए। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। 17वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो सी इसका उत्तर है। असल में 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो दोनों ही कथन सत्य है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी सरकार तभी तक सरकार है जब उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। 18वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। दोहरी कार्यकारिणी, बहुमत वाले दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, निचले सदन का विघटन, उत्तरदायी सरकार, व्यापक प्रतिनिधित्व, अस्थायी सरकार, ये विशेषताएं किस प्रकार के शासन व्यवस्था से संबंधित हैं? तो निश्चित रूप से ये संसदीय शासन व्यवस्था के लक्षण हैं जो कि भारत में है। तो ये पूरा संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। सी हमारा उत्तर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 19वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। M1 में क्या सम्मिलित नहीं है? M1, M2, M3 ऐसे करके। तो M1 में क्या सम्मिलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमा राशियां, बैंकों के पास काल जमा राशियां, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां। तो निश्चित रूप से बैंकों के पास काल जमा राशियां ये इसमें सम्मिलित नहीं है। तो 19 का हमारा जो उत्तर है वो सी है। अब हम आ गए 20वें प्रश्न पे। भारत में कौन सा राज्य देश का लगभग 70% कहवा अकेले उत्पादन करता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम। तो इसका उत्तर है कर्नाटक। आइए व्याख्या देखें। तो भारत में कहवा की 2 प्रमुख किस्में हैं, एक अरेबिका और दूसरा रोबेस्टा। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका है और देश में रोबेस्टा प्रकार का कहवा सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी 52% में उगाया जाता है भारत में। भारत में कर्नाटक देश का लगभग 70% कहवा अकेले उत्पादन करता है और चिकमंगलूर कर्नाटक जिला कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब हम आ गए 21वें प्रश्न पे। यूपी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? नोएडा को, गाजियाबाद को, हाथरस को, मथुरा को। तो निश्चित रूप से गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश गाजियाबाद को कहा जाता है। तो यहाँ पे व्याख्या दी गई है। 22वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को, 4 मई को, 5 मई को, 8 मई को। तो ये हमारा उत्तर है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 3 मई को संपूर्ण विश्व में प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी और उसका उद्देश्य क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करना तथा इसकी स्वतंत्रता पर बाह्य तत्वों के हमले से बचाव करना और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुए संवाददाताओं की यादों को सहेजना। तो वर्ष 2020 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो वो ये थी कि जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अब हम आ गए हैं 23वें प्रश्न पे।
हाल ही में किस देश के द्वारा नो मास्क नो सर्विस की नीति को लागू किया गया है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है बांग्लादेश यानी डी। तो बांग्लादेश सरकार द्वारा नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया गया है। इसके तहत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और ना ही मास्क के बिना कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। निम्न में से किसने फोर्ब्स की विश्व में के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सी कंपनी बहुत अपने कर्मचारियों का ध्यान रखती है? अमेजन, सैमसंग, IBM, गूगल, ABCD में से इसका उत्तर है बी, सैमसंग। आइए व्याख्या देखें। तो दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक समूह सैमसंग ने फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और LG क्रमशः सूची में शीर्ष 5 में शामिल हैं। भारत से HCL टेक्नोलॉजी सूची में शीर्ष उद्योग है। वैश्विक स्तर पर इसका स्थान 30वां है HCL का। बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो भारत से HDFC बैंक शीर्ष स्थान पे है और वैश्विक रैंकिंग में इसका जो स्थान है वो 176वां है। अब हम आ गए अंतिम प्रश्न पे। निम्न में से किस राज्य के जिलों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। आइए व्याख्या देखें। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह जिला अधिकतम किलोमीटर सड़क बनाने वाले सर्वोत्तम 30 जिलों में प्रथम स्थान पर है। PMJSY के तहत सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू एवं कश्मीर पहले स्थान पर है, हिमाचल प्रदेश दूसरे और उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है अगर हम राज्यों की बात करें तो इस प्रकार से इस मार्क टेस्ट में बस इतना ही। ये मार्क टेस्ट आपको जैसा भी लगा हो उस हिसाब से इसे लाइक डिसलाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।